जब एक पति पत्नी किसी काम से अपनी कार से शिमला जा रहे थे, तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी तुरंत ही मौत हो गई। उनके एक बेटा था जो कि अपने घर में ही ताई जी के पास था, जिसके कारण वह बच गया था। लेकिन अब कारण यह था कि उसका पालन पोषण कौन करे। उस समय ताई जी यानी कि अर्चना जी और संजय जी के कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उसे ही गोद लेने का सोचकर सारे कागजात तैयार करवाए और उसे गोद लेकर अपना बेटा बना लिया। अब वह रजत का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। जब वह नौकरी करने लगा तब उसकी शादी एक अपनी पसंद की लड़की से करवा दी। उसको इस बात का पता था कि वह इसके सगे माता पिता नहीं हैं, जिस कारण रिद्धि उनसे गलत बर्ताव करती थी, लेकिन हाँ, अपने पति के सामने यह जाहिर नहीं होने देती थी। बात 5 महीने पहले की थी, जब रजत के ताऊ जी का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था और रजत अपनी ताई जी को गांव से घर लेकर आ गया था। ताऊ जी को गए हुए 6 महीने ही हुए थे। उनके जाने का दुख ताई जी अभी तक भूल नहीं पाई थी। रजत शादी के बाद से शहर आकर रहने लगा था। उससे पहले वह भी उनके साथ ही रहता था, लेकिन उसकी पत्नी रिद्धि को रजत की ताई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही बर्दाश्त अच्छा करती थी। हमेशा उन्हें गंवार कहकर ताना मारती थी, लेकिन रजत के सामने रिद्धि उनके साथ बहुत प्रेम से पेश आती थी। दरअसल रजत को ताई जी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वह भी तब जब उसके माता पिता एक सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ताई जी को कोई संतान नहीं हुई थी और उन्होंने रजत को अपनी संतान समझकर पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी पढ़ाई और हर बात का ख्याल रखा। आज रजत जल्दी सुबह दुकान चला गया, लेकिन जब किसी काम से लौट कर आया तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने वह सब हो रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रिद्धि की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, तू माँ नहीं है ताई, कितने साल से उसकी माँ बनकर बैठी है। अरे पति चला गया तो हमारी छाती पर आकर क्यों बैठ गई? तू गांव में ही रहती, और अगर आ गई है तो यह काम क्या तेरा स्वर्गवासी पति आकर करेगा? कोई बहाना नहीं चलेगा, काम खत्म कर। रजत की ताई बिस्तर पर लेटी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा भी, रिद्धि बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उठा नहीं जा रहा है। मैंने खाना बना दिया है और बर्तन धो करके किचन भी साफ कर दिया है। रिद्धि आंखें निकालकर बोली, मेरे सामने नाटक नहीं चलेगा, खुद उठ जा वरना मैं खींच कर उठाऊंगी। वो जैसे तैसे उठने की कोशिश कर ही रही थी कि उन्हें चक्कर आने लगा और वह नीचे गिर पड़ी। पीछे से रजत ने आकर उन्हें उठाया तो रिद्धि देखती रह गई। रजत ने आज उसका असली रूप देख लिया था। अब तक रिद्धि रजत के सामने उनकी सेवा करने का नाटक करती आई थी, जिस पर से आज पर्दा उठ गया था। रजत उनकी यह हालत देखकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया और रिद्धि घर पर रह गई। करीब 2 साल पहले ही ताई जी ने रजत की शादी रिद्धि से तय कर दी थी। निसंतान ताई जी बहू आने को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने रजत को अपनी संतान समझकर ही पाला था। इस कारण ताई अर्चना जी और संजय जी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब इनका एक परिवार बनेगा, पोते पोती होंगे। खूब धूमधाम से शादी करके बहू को लाए, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक न रही। रिद्धि का व्यवहार कुछ अलग ही था। खाना ले जाकर कमरे में अकेले ही खाती थी और उसे अकेले ही रहना पसंद था।
वह तो अपने ही घमंड में थी, क्योंकि रिद्धि एक अमीर बाप की बेटी थी जिसे गांव का यह घर पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन यह रिश्ता रजत की सरकारी जॉब के कारण हो गया था। छोटा परिवार था, लेकिन वह तब भी खुश नहीं थी। उसे बस रजत को खुशी का ही ख्याल था, बाकी से वह कोई मतलब नहीं रखती थी। घर का तो कोई काम नहीं करती थी, रोज कार लेकर शहर निकल जाती और शाम को आती। वहाँ दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या सहेलियों संग गप्पे लड़ाना, बस यही सब उसके शौक थे। अर्चना जी और संजय जी को अपनी बहू का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा। यह सोचते हैं अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई है, नई जिम्मेदारी हैं, बाद में समझ जाएगी। 1 साल होने को आया तो रजत ने समझाया कि रिद्धि, अब यह बचपना छोड़ दो और थोड़ा समझदार होकर बर्ताव किया करो। पूरे दिन घर को अकेला छोड़कर बाहर घूमना सही नहीं है। रिद्धि उसके सामने हामी भर देती और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बहाने करके बाहर घूमने निकल जाती थी। ताऊ जी ताई जी कोई शिकायत करते ही नहीं थे, तो रजत को दिन में कुछ होने का पता भी नहीं चलता था। एक दिन रात के 11 बज गए, लेकिन रिद्धि अभी तक घर नहीं आई थी। अर्चना जी और संजय जी परेशान हो रहे थे। रजत भी अब तक नहीं आया था, तो उन्होंने काफ़ी सोच कर किसी अनहोनी के डर से रजत को फ़ोन करके बताया। वह हैरान हो गया। उसने कहा, ताऊ जी मैं थोड़ी ही दूर हूँ, अभी आता हूँ। रजत घर आकर रिद्धि को फ़ोन किए जा रहा था और वह फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। सब परेशान इधर से उधर टहल रहे थे कि तभी गेट के बाहर एक गाड़ी रुकी, तो सबने बाहर आकर देखा तो रिद्धि को देखकर राहत की सांस ली। जैसे ही रिद्धि घर के अंदर आई, तभी रजत ने कहा, रिद्धि सब कितने परेशान हैं, कहाँ थी तुम और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? रिद्धि ने थके हुए अंदाज में सोफे पर पर्स रखते हुए कहा, अरे मम्मी ने रोक लिया था, फिर बाहर खाना खाने चले गए। तुम तो जानते हो रात का ट्रैफिक। तभी अर्चना जी बोली, बहू वह सब तो ठीक है, लेकिन इतनी देर रात को अकेले बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। बहू को यह सब शोभा नहीं देता है। रिद्धि, जो कि अब तक रजत के सामने अच्छी बनी रहती थी, उसने तपाक से कहा, ओ प्लीज़ आप ना ही बोले तो अच्छा है, आप मेरी सास मत बनिए। रजत ने गुस्से में रिद्धि का हाथ पकड़ा और खींचकर अंदर ले गया। रिद्धि, यह ताई जी हैं मेरी, मुझे पाला पोसा है, इनसे ऐसे बात कैसे की तुमने? अंदर जाते ही रिद्धि का सुर बदल गया। रजत, सॉरी, मैं थकी हुई थी, जाने क्या क्या मुंह से निकल गया। तुम्हें पता है आज ट्रैफिक ने सिर दर्द कर दिया। इधर अर्चना जी और संजय जी रिद्धि का व्यवहार देखकर हैरान रह गए। रजत ने बात ना बढ़ाते हुए कहा, तो फिर सॉरी बोलो उनको और बात ख़त्म करो। रिद्धि ने बाहर आकर जैसे ही सॉरी कहा तो अर्चना जी की आंखें बहने लगी और संजय जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हमने तुम्हें बेटी माना है, तुम जैसा कर ही नहीं सकती, ज़रूर गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। रिद्धि ने माफ़ी मांगकर बात को नहीं बढ़ाया और रिद्धि की इस गलती को भूल गए। लेकिन रिद्धि के ऐसा करने के पीछे कारण यही था कि रजत का कुछ दिन में ट्रांसफ़र लेटर आने वाला था और उसे आज़ादी मिलने वाली थी। उसे पता था कि ताऊ जी ताई जी तो गांव में ही रहेंगे। 4 महीने बाद रजत का प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र भी हो गया और उसने 1 साल के अंदर वहां एक फ्लैट ले लिया और गांव में फ़ोन करके ताऊ जी ताई जी को बताया तो उन दोनों की खुशी से उनके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वो खुश थे तो उनके रजत ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में अपना घर खरीद लिया है। रिद्धि शहर में फ्लैट में आज़ादी से रहती थी।
एक बार ताई जी ने उनके पास आने का मन बनाया तो संजय जी ने रजत को फ़ोन किया और अपने आने के बारे में बताया। रजत तो खुशी से पागल हो गया, लेकिन रिद्धि का मुंह बन गया। रजत ने रिद्धि को ताई जी से बात करने के लिए फ़ोन दे दिया। रिद्धि बेमन से बात करने लगी और उनका हालचाल लेकर फ़ोन रखने को कह दिया, लेकिन उसने फ़ोन कट नहीं किया। इधर से ताई जी रजत से बात करने के लिए उसके हाथ में फ़ोन जाने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी उन्होंने कहा, सुनिए जी, देखिए आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। और फ़ोन संजय जी ने ले लिया। रिद्धि रजत से कह रही थी, रजत, तुम बखेड़ा क्यों करना चाहते हो? क्यों बुलाया उनको? मैं उनकी ना तो बहू हूँ, ना ही वह तुम्हारे माँ बाप हैं, और अब मैं तुम्हारे गंवार ताई जी को नहीं झेल सकती। रजत ने कहा, रिद्धि, तुम्हें इतना अकेले रहना क्यों पसंद है? वह मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं। उनके बारे में ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? रिद्धि ने कहा, रजत, मुझे ताई जी से भला क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन काम इतना बढ़ जाता है, मुझे तो इतने काम की आदत नहीं है। रिद्धि ने कहा, चिंता मत करो, हो जाएगा, मैं हूँ ना। यह सब संजय जी ने सुन लिया, लेकिन अर्चना जी से कुछ नहीं कहा। अर्चना जी तो जाने के नाम से खुश थी, लेकिन संजय जी के दिल पर न जाने क्या बीत रही थी। अगली सुबह 8 बजे रजत के पास ताई जी का फ़ोन आया। इतनी सुबह फ़ोन देखकर रजत चौंक गया और जल्दी से फ़ोन उठा लिया। पता चला कि उसके ताऊ जी को रात में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। यह सुनकर रजत बैठा रह गया। रिद्धि ने यह खबर सुनी तो मन में कहा कि चलो एक तो गया। रजत ने जल्दी से जाने की तैयारी कर ली और 2 घंटे में गांव पहुंच गया। ताऊ जी के मृत शरीर को देखकर रजत फूट फूट कर रोने लगा और अर्चना जी उससे लिपटकर बहुत रोईं। 5 दिन रोते हुए निकल गए। उनके सारे संस्कार करने के बाद रजत ने 13वीं के बाद रिद्धि से गांव में रुकने को कहा। रिद्धि यह सुनकर भड़क गई और बोली, मैं क्यों रुक जाऊं? रजत, तुम रुक जाओ। रजत ने कहा, ठीक है, मैं ही रुक जाता हूँ, तुम जाओ। लेकिन रिद्धि को यह बात भी मंजूर नहीं थी, तो उसने कहा, नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। रजत ने कहा, रिद्धि ताई जी को अकेले नहीं छोड़ सकते, वह दुखी है, वो अकेले बीमार हो जाएंगी। तुम देख नहीं रही हो क्या, कितना सदमा लगा है उनको। रिद्धि ने कहा, इनको साथ ले चलो, लेकिन तुम और मैं दोनों में से यहाँ कोई नहीं रहेगा। ताई जी से रजत ने चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन रजत की जिद के आगे उनकी एक न चली। 2 दिन बाद सब साथ में शहर आ गए। रिद्धि को पहले तो बुरा लग रहा था, लेकिन बाद में उसने अपने मन को यह कहकर मना लिया कि ताई जी घर का सारा काम कर देंगी तो काम वाली हटा दूंगी, पैसे बचेंगे तो मेरा ही फ़ायदा होगा। 1 महीने तक अर्चना जी गुमसुम रहीं। रजत भी अक्सर छुट्टी पर रहता और लैपटॉप पर काम करता। रिद्धि को अर्चना जी का घर में रहना अब अच्छा नहीं लग रहा था और काम के लिए भी नहीं कह पा रही थी। उसने एक तरकीब निकाली और उसने कहा, ताई जी, आप ऐसे ही रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। इधर उधर मन लगाया कीजिए, नीचे पार्क में घूम कर आइए या फिर दूध लेने जाने का काम कर लिया कीजिए। शाम को मंदिर भी जाइए और साथ ही साथ मंडी से सब्जी खरीद कर ले आइए। इससे तो रजत का भी फायदा हो जाएगा। मंडी से सब्जी सस्ती जो मिलती हैं। रजत को यह बात अच्छी लगी और उसने भी ताई जी से यह सब करने को बोल दिया। बाहर निकली तो अर्चना जी का ध्यान बट गया था और चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी, जिसे देखकर रजत ने कहा, रिद्धि, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। रिद्धि की सोच पर रजत को जरा भी शक न हुआ। अब रजत रोज ऑफिस जाने लगा और आते समय उनके लिए कभी मिठाई तो कभी आइसक्रीम लेकर आता। अर्चना जी भी रजत के जरा से देर से आने पर बेचैन हो जाती थी।
उनको रजत बेटे से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। एक बार रिद्धि ने रजत से मूवी देखने को कहा तो रजत ने अर्चना जी से भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा इस उम्र में मैं मूवी देखकर क्या करूँगी, तुम लोग खुश होकर जाओ। रजत और रिद्धि के जाने के बाद अर्चना जी समय बिताने के लिए रसोई में चली गईं। शाम को 9 बजे दोनों वापस आए तो घर में खाने की उठती महक से रजत सीधा किचन में पहुंचा। देखा तो अर्चना जी रसोई घर में खाना बना रही थी। अरे ताई जी, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है, क्या क्या बनाया है, जरा हमें भी तो देखें। रसोई घर में जाकर रजत ने खाना देखा। तरह तरह के पकवान बने देख रजत ने कहा, वाह क्या बात है, क्या क्या पका कर रखा है ताई जी, बहुत दिन बाद यह खुशबू आई है। रिद्धि ने भी देखा तो कहा, ताई जी मज़ा आ गया, देख कर ही तो खाने में कितना मज़ा आएगा। रजत, कपड़े बदल कर आओ, फिर खाना खाते हैं, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। कुछ देर बाद दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तब तक अर्चना जी ने खाना लगा दिया था। रिद्धि ने खाना खाकर कहा, मैं तो रोज़ यह खाना खाना चाहूँगी, बिल्कुल मेरी माँ के जैसा खाना है। रजत ने कहा, ताई जी इसमें आपका प्यार है तभी इतना स्वाद है। रिद्धि ने यह सुनकर रजत को देखा और मुंह बनाकर अगले ही पल चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बोली, हमें तो यह प्यार रोज चाहिए। अर्चना जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब से मैं ही खाना बनाऊंगी, तुम ही दोनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए ही है। रिद्धि ने मन में कहा, यह भी हिंदी फिल्मों की पूरी हीरोइन है, इतना ड्रामा। अब तो रोज़ अर्चना जी ही खाना पकाने लगी, इसके साथ साथ बर्तन भी धो देती। रिद्धि के बिना कहे यह सब हो रहा था, उसे यही तो चाहिए था, लेकिन कुछ दिनों से उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहने लगा था और अब वह काम धीरे धीरे करने लगी थी। रजत भी उनका बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब उनकी ताई जी उनके साथ बड़े आराम से रह रही थी। ताई जी की यादें अब उतना नहीं सताती हैं और उसकी पत्नी रिद्धि को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह तो बड़ा खुश था कि वह उसकी ताई जी का ख्याल करती है। लेकिन अर्चना जी कुछ गुमसुम सी रहने लगी थी। आए दिन वह गांव जाने की बात करती तो रजत पूछने लगता, ताई जी ऐसा क्या है गांव में, अब किस लिए जाना है, वहाँ ऐसी हालत में जाएंगी तो और बीमार हो जाएंगी, मैं तो आपको नहीं जाने दूंगा, हाँ ठीक होकर जाएंगी तो भेज सकता हूँ। रिद्धि ने भी कहा, रजत ताई जी अकेले बीमार ही रहेंगी, यहाँ तो हम ख्याल रख लेते हैं, तुम भी दवा हॉस्पिटल से सब करते हो, लेकिन ताई जी को वहाँ जाकर परेशानी होगी। ताई जी आपका इकलौता बेटा तो रजत है, फिर क्यों जाना चाहती हैं। दोनों के इतने सवालों के आगे अर्चना जी खामोश हो जाती थी। एक दिन रजत ऑफिस जाते समय अपना लैपटॉप का बैग भूल गया। सोसाइटी के मेन गेट तक ही गया था कि याद आने पर वापस आना पड़ा। रिद्धि को सहेली के पास जाना था तो उसने दरवाज़ा अब तक बंद नहीं किया था। रजत अपना लैपटॉप लेने के लिए फ्लैट पहुंचा तो दरवाजे पर ही उसके कानों में कुछ शब्द पड़े और आवाज़ रिद्धि की थी। जो रिद्धि ने कहा वह सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। इस सब की तो कल्पना नहीं की थी। रजत को यह सब देखकर सुनकर एक बार तो अपनी आँखों और कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। अरे बुढ़िया, तू अपने पति के संग क्यों नहीं चली गई? मेरा पति तुम दोनों का सहारा बना, तुम्हारी अपनी तो औलाद ही नहीं, मेरे पति पर हक जमा कर बैठे थे। अरे अगर घर के 4 काम कर लेगी तो कौन सा घिस नहीं जाओगी?
अर्चना जी बीमार सी हालत में सोफे पर लेटी हुई बोली, बेटा काम तो सारा कर दिया है, जो तुमने कहा था वही बनाया है और बर्तन भी धोकर रख दिए हैं। अब मेरी हालत नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे काम नहीं हो पाएगा। अब रिद्धि ने कहा, देख तू खुद उठेगी या खींच कर ले जाऊं? किचन में खाना तो ठूस कर खाती हो, काम करने का नहीं करती हो। कुछ देर में अपनी सहेली को लेकर आ रही हूँ, उसके लिए नूडल्स बनाकर रखो। अर्चना जी ने कहा, खाने के नाम पर रात की बासी रोटी तो मिलती हैं, मैं तो कभी से भी नहीं कहना चाहती। अपने घर में यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि मैंने यह सब क्यों नहीं देखा। यह सब मेरे सामने हो रहा था, लेकिन रिद्धि ने अपने शब्द जाल के जरिए मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी डाला कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। वह मन ही मन अपने आप से सवाल पूछने लगा, मेरी गैर हाजिरी में यह बातें रिद्धि ताई जी को रोज सुनाती हैं। तभी अर्चना जी ने कहा, अब हिम्मत नहीं है, लेकिन रिद्धि के धमकाने पर वह उठने की कोशिश करने लगी और जमीन पर गिर गई। तभी रजत ने रोते हुए उन्हें उठाया। रजत का खून उबल रहा था। अपनी बीमारी के बावजूद भी अर्चना जी लगातार काम करती जा रही थी और आज इस हालत में भी रिद्धि यही चाहती थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि रजत बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही रजत अपनी ताई जी के पास आया तो रिद्धि फटी आंखों से देखने लगी तो उसके कांटों तो खून नहीं, वह खड़े खड़े जैसे जम गई थी। रजत बोला, ताई जी मुझे तो लगता था कि आप यहाँ पर बहुत खुश हैं, लेकिन अब समझ आया कि आप गांव जाने को क्यों कह रही थी। अर्चना जी ने कहा, लेकिन बेटा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक हूँ मैं। रजत ने गुस्से में कहा, और कितना झूठ बोलोगी ताई जी आप मुझसे। रिद्धि की जाति बर्दाश्त क्यों कर रही थी, मुझे क्यों नहीं बताया आज तक आपने कि रिद्धि आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है? क्यों मुझे अपने दुख दर्द और परेशानी में भी शामिल नहीं किया? मैंने तो आपको माँ कहा है, फिर आपने क्यों बेटे पर भरोसा नहीं किया? रजत ने अपनी ताई जी का हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, ताई जी आपको मेरी कसम मुझे सच जानना है। अगर आपने झूठ बोला तो समझिए मैं मर गया। मुझे सच सच बताइए कि मेरी गैर हाजिरी में रिद्धि आपके साथ क्या करती है? अब अर्चना जी समझ नहीं पा रही थी कि रजत से कैसे कहें कि वह उसके ऑफिस जाते ही उनसे घर की नौकरानी की तरह काम करवाती थी। कहीं बताकर जाना भी जरूरी नहीं समझती थी। वह बेचारी काम में लगी रहती थी। यदि किसी दिन रजत अपनी ताई जी की पसंद की कोई चीज़ ले आता तो इस बात पर भी अकेले में उनसे झगड़ा कर देती। इसी बात से डर कर अर्चना जी रजत से कुछ भी लाने के लिए मना करने लगी थी। एक दिन अर्चना जी थोड़ी देर के लिए टीवी पर अनिरुद्धाचार्य जी की कथा को देखने लगी, लेकिन रिद्धि ने देखते ही उनके हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर दिया और बोली, उस दिन तो कह रही थी कि इस उम्र में क्या देखूंगी, अब टीवी देखा जा रहा है। इस सब का बिल कौन भरेगा, तुम या तुम्हारा मरा हुआ पति? तुम गंवार शहर में रहना ही नहीं जानते। रजत ने जोर देकर कहा। अर्चना जी उसकी कसम को लांघ ना सकी तो बोली, बेटा कसम क्यों दे दी, प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे गांव ही छोड़ दो, मैं ही शहर में रहने के लायक नहीं हूँ। मैं तुम दोनों की गृहस्थी बर्बाद नहीं कर सकती, इसी कारण तुम्हें बताना नहीं चाहती। रजत फपक फपक कर रो पड़ा। ताई जी यह क्या कह रही हो, मैं आपका अपना रजत हूँ। रजत मेरी कसम नहीं तोड़ सकती आप, और यह घर आपका ही है। अब सब बताइए मुझे। रजत ने उनके आंसू पोंछ कर कहा। कमरे के बाहर खड़ी रिद्धि सब सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर रजत ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।
अर्चना जी रोते हुए रजत से लिपट गई और उसकी दी हुई कसम के सामने बेबस होकर उसे सारी बातें बताने लगी कि कैसे रिद्धि उसके जाने के बाद ताने देकर बात करती है। अक्सर रजत के काम पर जाने के बाद रिद्धि अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करने चली जाती थी और सारा काम अर्चना जी पर छोड़ जाती, और यदि वह कुछ बोलती तो उल्टा उन्हें 4 बातें सुनाने लगती थी। अगर वह एक मिठाई का पीस भी निकाल कर खा लेती तो कहती, बुढ़िया इसको अपने गांव का माल मत समझ जो खाए जा रही है, खबरदार जो अब मिठाई को हाथ भी लगाया तो। एक बार अर्चना जी के पेट में हल्का सा दर्द था, उन्होंने अपने लिए खिचड़ी बना ली तो रिद्धि ने कहा, क्यों री बुढ़िया, वैसे तो तुमसे काम नहीं होता और अपने लिए खिचड़ी बनाने के लिए देखो कैसे फटाफट हाथ चल रहे हैं। रजत के आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। इसके बाद रिद्धि ने वह सारी खिचड़ी चौकीदार को देकर कहा, भैया यह घर में ज़्यादा बन गई है तो आप खा लेना। रजत यह सब सुनकर दंग रह गया, उसका तो खून खौल गया जब उसने सुना कि रजत ने उनके हाथ में कांच चुभने पर भी बर्तन धुलवाया और रजत को न बताने की धमकी भी दी। रजत झट से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, देखा तो रिद्धि दरवाजे से सट कर खड़ी हुई थी। रिद्धि, यह मेरी यशोदा माँ है जो सगी से भी बढ़कर थी। तुमने इनका इतना अपमान किया, अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तो। मैं सिर्फ छोटा सा बच्चा था जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे थे और तब मेरे ताऊ जी ताई जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। जिसके पैसे पर तुम ऐश करती हो, लेकिन तुमने मेरी ताई जी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था रिद्धि कि तुम ऐसी निकलोगी। अरे मेरे रहते मैं उन पर दुख की छाया कभी नहीं पड़ने दूंगा। रजत की यह बातें सुनकर रिद्धि उसे घूर कर देख रही थी। उसने कहा, रजत इस औरत के लिए इतना मत सुनाओ तुम, अगर इसका एहसान है भी तो वह तुम पर है, मुझ पर नहीं। इसको यहाँ लाने की बात करके मैंने ही गलती कर दी। इतना सुनकर रजत ने उसको थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर अंदर बैठी अर्चना जी बेहोश होकर गिर गईं। रजत दौड़कर आया और उनका सिर गोद में रखकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। रिद्धि जल्दी से पानी लेकर आई और मुंह पर छींटे मारे, मगर वह नहीं उठी। रजत उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गया और इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। सारे टेस्ट हो जाने के कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा, इन्हें कोई सदमा पहुंचा है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण यह हालत हो गई है। रिद्धि को अब एहसास हो रहा था, लेकिन अब कुछ कहने का समय ही नहीं था, क्योंकि रजत तो ताई जी की सेवा में जुटा हुआ था। वह भाग दौड़ कर रहा था। जाने कितने डॉक्टरों ने सलाह दे डाली थी। रात यूं ही बीत गई और उन्हें होश नहीं आया। अगले दिन की दोपहर में उन्हें होश आ गया तो उन्होंने हल्की सी आवाज़ में कहा, बेटा घर में मेरे संदूक में सबसे नीचे रखी फाइल लेकर आ। रजत ने मना किया और कहा, ताई जी बाद में देख लेंगे, लेकिन वह नहीं मानी और कसम दे दी। तो रजत ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वह फाइल लेकर आया तो उसे देखते ही अर्चना जी की सांसें तेज होने लगी। रजत दौड़कर करीब गया और जोर से बोला, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। रिद्धि यह सब देखकर घबरा गई और डॉक्टर को बुलाने चली गई, लेकिन जब वापस आई
तो रजत को बिलखते देखा। वह ताई जी का सिर गोद में रखे तड़प कर रो रहा था। अचानक बीपी हाई होने के कारण हार्ट अटैक से वह चल बसी। रिद्धि ने रजत को पहली बार इस तरह रोते देखा था। उसने सोचा था कि जब ताई जी ठीक हो जाएंगी तो अपने किए के लिए माफ़ी मांग लेंगी, लेकिन अब किससे माफ़ी मांगेंगी। काश वह जाती नहीं तो माफ़ी तो मांग लेती। रिद्धि ताई जी के पैर पकड़कर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे कारण चल बसी, मुझे माफ़ करके जाओ ताई जी प्लीज़। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्चना जी तो जा चुकी थी। 3 दिन बाद रजत को याद आने पर वह फाइल खोलकर देखी तो उसके आंसू निकल पड़े और वह रिद्धि से बोला, रिद्धि जिनकी तुमने कदर ना की, देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। वह तो तुम्हें माफ़ कर गई लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने रिद्धि के आगे वह फाइल कर दी तो रिद्धि पढ़कर दंग रह गई और रोने लगी। दरअसल अर्चना जी ने अपने गांव का घर और ज़मीन रिद्धि के नाम कर दी थी। एक चिट्ठी भी छोड़ गई थी कि बेटा जब मैं ना रहूं तब यह चिट्ठी पढ़ना। मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना, भले तुमने मुझे सिर्फ ताई समझा। रजत को मैंने पैदा ना किया हो लेकिन वह मेरे अंश के ही बराबर है। यह सब संपत्ति वह कभी तुम्हारे बिना इजाज़त के बेच नहीं सकेगा। मेरी बेटी होने के नाते पहला हक तुम्हारा होगा। रिद्धि चिट्ठी पढ़कर जमीन पर गिर गई और रजत दरवाजे से टिका हुआ रो रहा था। रिद्धि अब पछता रही थी। अब पछताने से क्या होता। पहले तो रिद्धि अपने ताई जी के साथ गलत बर्ताव करती थी। अब उसे रह रह कर रोना आ रहा था कि उसने उनके साथ कितना गलत किया और वह उन्हें बेटी की तरह प्यार करती थी। रजत को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसने समय रहते इस बात का पता क्यों नहीं लगाया कि आखिर उसकी ताई जी ऐसा क्यों कहा करती थी कि उनको गांव भेज दो। लेकिन जब तक उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे रिद्धि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब गुस्सा करने से उसकी ताई जी वापस तो नहीं आ सकती थी। तो दोस्तों, अर्चना जी ने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में अपने बेटे से जो बातें छुपाई उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।